मैंने सोचा रोशन अली को फ़ोन करूं, मगर फिर ख्याल आया कि ख्वामख्वाह उतावलेपन का मुजाहरा करना मुनासिब नहीं है। अगर बंदोबस्त ना हुआ हो तो उसे भी शर्मिंदगी होगी। उम्मीद व बीम की कशमकश में इस तरह 1.5 महीने गुजर गए। रोशन अली के वादे पर से यकीन उठने लगा था कि अचानक कल सुबह रोशन अली का फ़ोन आया। उसने बताया कि हस्बे मंशा औरत मिल गई है और वो उस औरत के साथ मुंबई गोवा रोड पर अपने फार्म हाउस में मेरा इंतज़ार कर रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि 1 लाख का एक चेक भी लेते आना, मगर चेक पर किसी का नाम मत लिखना। मैंने फौरन तैयारी शुरू कर दी। 1 लाख का बैरियर चेक लिखा, बैंक से कुछ रकम निकाली, दफ्तर में छुट्टी के लिए फ़ोन कर दिया और आज सुबह गाड़ी लेकर रोशन अली के बताए हुए पते पर रवाना हो गया। रोशन अली ने कहा था कार से तकरीबन 4 घंटे में चंदचौली पहुंच जाऊंगा। चंदचौली पहुंचकर किसी से भी आराम घर फार्म हाउस पूछ लेना। मैंने घड़ी देखी, 12 बज रहे थे। मैं सुबह 9 बजे चला था, 3 घंटे हो गए थे। 1 आध घंटे में चंदचौली पहुंच जाऊंगा। एक बार फिर एक अनजाना अनदेखा निसाई पैकर तस्वुर में उभरने लगा। निगाहों में एक कौसे कज़ाह खिंचने लगी। कभी तस्वीर इस कदर धुंधली कि महज एक पुरकशिश ह्योले के सिवा कुछ ना नजर आता, कभी इस कदर वाज़े कि हर नक्श दामन दिल को खींचता सा महसूस होता। लहू में जल तरंग से बजने लगे, स्टीयरिंग पर उंगलियां थरकने लगी, होंठ खुद ब खुद सुकड़ने लगे और मुंह से सीटी की आवाज किसी फिल्मी धुन में ढलती चली गई। वैसे तो मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, मगर इस वक्त मेरी खुशी उरूज पर थी। मेरी कार तो सड़क पर दौड़ रही थी, मगर मेरी रूह आसमानों पर परवाज कर रही थी। मैंने मखमूर निगाहों से अपने इतराफ निगाह डाली। मौसम भी मेरी तरह मस्त खेज हो गया था। आसमान पर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे यूं तैर रहे थे जैसे बेशुमार जोड़े बाहों में बाहें डाले फ्लोर डांस में मसरूफ हैं। हवा कभी गालों को थपथपाती, बालों से अटकेलियां करती गुजर रही थी। सड़क की दोनों जानिब दरख्तों का सिलसिला सा चला गया था, जिनकी पींघियां आपस में सर जोड़े सरगोशियां सी करती मालूम हो रही थी। दरख्तों से परे ताहादे नजर देहान के खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। फसल खड़ी हो रही थी, मगर पौधों में अभी बालियां नहीं आई थी। हवा के झोंकों के साथ साथ पौधे लहलहाते हुए एक तरफ को यूं झुक जाते जैसे किसी की नादीदा उंगलियां उनमें कंघी कर रही हो। अगर कोई और वक्त होता तो मैं कुछ देर रुककर इस दिलकश नज़ारे से जरूर लुत्फ अंदोज होता, मगर इस वक्त जल्द अज जल्द आराम घर पहुंचने का ख्याल ही मंजर से ज्यादा दिलकश था। चंदचौली पहुंचकर किसी से आराम घर का पता पूछने की नौबत ही नहीं आई। दाएं जानिब लब्बे सड़क ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर आराम घर लिखा था और तीर का निशान बना हुआ था। मैंने बगैर किसी से पूछे दाएं जानिब गाड़ी मोड़ दी। ये एक नीम पुख्ता पतली सी सड़क थी जिसकी दोनों जानिब सरकंडों और करूंदों की झाड़ियां उगी हुई थीं। कहीं कहीं जामन और काजू के दरख्त भी नजर आ जाते थे। सड़क हर 2-4 फरलांग के बाद एक तरफ को मुड़ जाती थी, यानी अगर कोई हेलीकॉप्टर से सड़क का नजारा करता तो उसे यूं लगता जैसे एक बड़ा लंबा सांप झाड़ियों के दरमियान से रेंगता जा रहा हो। और मेरी सुर्ख रंग की टोयोटा वो तो बिल्कुल ही किसी बेरबहूटी से मुशाबे नजर आती। रोशन अली के मुताबिक वाकई 15-20 मिनट के बाद ही मेरी कार आराम घर के गेट पर खड़ी थी। हारन की आवाज सुनकर चौकीदार ने दरवाजा खोला और सलाम करके एक तरफ को हट गया। मैं कार अंदर लेता चला गया। सामने बंगले का पोर्च नजर आ रहा था। कार जैसे ही पोर्च में दाखिल हुई, मैंने देखा बंगले के दरवाजे पर रोशन अली खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। रोशन अली ने आगे बढ़कर बड़ी गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया। खुश आमदीद, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। चलो मुंह हाथ धो लो, खाना लग गया है। खाने की मेज पर सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने तसदीदा निगाहों से इधर उधर देखा, मगर मुझे वहां सिवाय इस नेपाली बटलर के कोई नजर नहीं आया जो दौड़ दौड़ कर हमें गरम गरम फुलके खिला रहा था। खाने के दौरान हम दोनों ज्यादातर कुछ मौसम की और कुछ मौजूदा सियासत की बातें करते रहे। खाने के बाद रोशन अली मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर यह कहता हुआ अंदर चला गया कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी हाजिर होता हूँ। मैं ड्राइंग रूम में डनलेप के गद्दाज सोफे पर पिसर कर बैठ गया। 4 घंटे की ड्राइविंग से कदरे थकन महसूस हो रही थी और उस पर खाना भी कुछ ज्यादा ही खा लिया था। मेरी आंखें खुद ब खुद मूंदने लगी। फिर पता नहीं मुझे कब नींद की झपकी आ गई। नींद में भी अजीब धक्कड़ पकड़ चलती रही। कभी घुंघरुओं की आवाज आती और 20 साल पहले की वहीदा रहमान छम छम भागती हुई दिखाई देती। कभी किसी गाने की आवाज आती और महल की मधुबाला झूले पर झूलती नजर आती। कभी किसी आहट से मेरी आंख अचानक खुल गई।
सामने रोशन अली खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। मेरा ख्याल है तुम थक गए हो, आज यहीं मेरे गेस्ट रूम रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मैंने कलाई की घड़ी की तरफ देखा, 3:30 बज रहे थे। नहीं नहीं भाई, रात रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कल एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे तुम 4 बजे तक रुखसत कर दो तो बेहतर है। फिर मैंने कदरे झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हारी मतलूबा रकम चेक लेकर आया हूँ। अरे चेक की कोई बात नहीं, वो तो मिल ही जाएगा, पहले माल तो देख लो। रोशन अली ने एक आंख दबाते हुए कहा। अगरचे मैं औरत को सर आंखों पर बिठाने वालों में से नहीं हूँ, ताहम जाने क्यों इस वक्त रोशन अली का औरत को माल कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद इसलिए भी कि वो जो कोई भी हो अनकरीब मेरी मिल्कियत में आने वाली थी। मेरे माल को कोई और माल कहे, मैं ये कैसे गवारा कर सकता था। इतने में अंदर के कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत धीरे धीरे कदम उठाती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। वो स्याह शलवार कमीज में मलबूस थी और स्याह दुपट्टा जिस पर सुनहरी रंग की गोट थी उसके गले में पड़ा था। उसका रंग खिलता हुआ था, जो स्याह रंग के लिबास में मजीद खिल उठा था। उम्र 25-30 के आसपास होगी, मगर बदन का कसाव लिबास की बंदिशों से बगावत करता नजर आ रहा था। चेहरे के नखूश खासे दिलावेज थे। उसका गला और हाथ जेवरों से आरी थे, अलबत्ता कानों में 2 बूंदे लटक रहे थे, जिनके मोती 2 जुगनुओं की मानद जल बुझ रहे थे। वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पलकें खुली हुई थीं, मगर आंखें सूजी हुई थीं। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो अंदर रो रही थी या सो रही थी। मैंने रोशन अली की तरफ देखा, वो मुझे गौर से देख रहा था, जैसे मेरे तासुरात जानने की कोशिश कर रहा हो। उसने आंखों ही आंखों में पूछा, कैसी है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने भी मुंह से कुछ कहने की बजाय आंखें छिपका कर अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। औरत चंद लम्हे रुकी रही, फिर रोशन अली का इशारा पाकर उल्टे कदमों लौट गई। मैंने जल्दी से अपना ब्रीफकेस खोला और 1 लाख रुपए का चेक रोशन अली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने नाम लिखने से मना किया था ना? हाँ, उसने चेक लेते हुए कहा। ये 1 लाख रुपए एक तरह से बानो का मेहर भी है और कन्यादान भी। यह रकम उसके नाम पर बैंक में जमा कर दी जाएगी। कौन बानो? मैंने चौंक कर कहा। वही जो अभी आई थी। ओह, मगर ये बानो है कौन? तुम्हें आम खाने से मतलब, पेड़ गिनने से क्या फायदा? फिर भी जिसके साथ एक ही छत के नीचे रहना हो उसके बारे में कुछ तो जानकारी चाहिए। रोशन अली ने एक लंबी हंकारी भरी, फिर बोला, बानो मेरी बीवी थी। क्या? मुझे जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। थी, अब नहीं है। मैंने उसे तलाक दे दी है। तुम जब तक उसे रखना चाहो रखो, जब छोड़ दोगे मैं दोबारा उससे रुजू कर लूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। रोशन अली इतने इत्मीनान से यह सब कह रहा था जैसे वो अपनी बीवी का नहीं बल्कि अपनी किसी सेकंड हैंड कार का सौदा कर रहा हो। मैंने हकलाते हुए कहा, मगर तुमने ऐसा क्यों किया रोशन अली? कोई दूसरी औरत भी तो मिल सकती है। बानो भी तो औरत ही है। मगर मुझे यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? मेरा बानो को तलाक देना या उसे तुम्हारे हवाले करना? यार रोशन अली, मुझे समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारी बीवी है यार। है नहीं थी, चाहो तो तुम भी उसे बीवी बनाकर रख सकते हो। वो एक लम्हे को रुका, फिर जल्दी से बोला, खैर ये तुम्हारा जाती मामला है कि तुम उसे किस तरह रखना चाहते हो, मेरा इसमें दखल देने का कोई इरादा नहीं है। रोशन अली की बातें सुनकर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि रोशन अली से क्या कहूँ। मैं अजीब मखमसे में था। मेरी जिंदगी में कई औरतें आई और गई, मगर इस तरह की सौदेबाजी आज से पहले कभी नहीं की थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रोशन अली इस किस्म का लेन देन भी कर सकता है। जी में आया यक लख्त इनकार कर दूं, मगर दूसरे ही लम्हे बानो का पुरकशिश सरापा और खूबसूरत चेहरा आंखों में घूम गया। मुझे खामोश देकर रोशन अली बोला, अगर तुम्हें मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं है तो तुम अपना चेक वापस ले सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। फिर क्या बात है? तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है रोशन अली। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे मिजाज का ख्याल रखते हुए बानो का इंतखाब किया था। तुम जैसी औरत चाहते थे, मुझे यकीन है बानो उस पर खरी उतरेगी। वैसे आगे तुम्हारी मर्जी। रोशन अली उठकर अंदर जाने लगा। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। मैं लपक कर उसका रास्ता रोका और बोला, तुम तो नाराज हो गए। फिर क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम खामख्वाह बहस किए जा रहे हो। अच्छा बाबा, मुझे मंजूर है बस। मैंने मुस्कुराते हुए उसके दोनों कांधों पर हाथ रख दिए। तुम पर कोई जबर नहीं है। उसकी खफगी बरकरार थी। कह दिया ना, मुझे मंजूर है। आई एम सॉरी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम रुको, मैं बानो को लेकर आता हूँ। रोशन अली अंदर चला गया। मैंने उससे माफी तो मांग ली थी, मगर मेरे अंदर अब भी एक अथल पुथल मची हुई थी। बचपन में तितलियां पकड़कर माचिस की डिब्बिया में बंद करने का शौक था मुझे। जब कोई तितली डिब्बिया में घुटकर मर जाती तो मैं बहुत दुखी होता और अहद करता था कि अब कोई तितली नहीं पकड़ूंगा।
मगर फिर कहीं से कोई रंगीन तितली उड़ती हुई आती और मैं उसके पीछे पीछे भागता चला जाता। इस वक्त भी कुछ वैसी ही अजीबोगरीब कैफियत से दो चार था मैं उसी उधेड़ बन में बेचैनी से टहलने लगा। अचानक एक कूंदा सा लगता मुझे रोशन अली के अल्फाज याद आए, तुम जब तक इसे रखना चाहो रखो, जब छोड़ दोगे मैं दोबारा इससे रुजू कर लूंगा। धत तेरी की, इतनी साफ बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही थी। यक बैग मेरा सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया था और मुझे ऐसी राहत महसूस हुई जैसे सख्त हब्बस के आलम में मैं ठंडी हवा का झोंका दर आया हूँ। इतने में रोशन अली बाहर निकला, उसके पीछे बानो भी थी। उसके कंधे से एक छोटा सा शोल्डर बैग लटक रहा था और दाएं हाथ में एक पिंजरा झूल रहा था। पिंजरे में एक पहाड़ी मीना इज़्तिराब के आलम में गोल गोल घूम रही थी। दोनों मेरे करीब आए। मैं मीना को गौर से देख रहा था तो रोशन अली बोला, बानो को बहुत अजीज है, इसके साथ ही रहेगी, कोई हर्ज तो नहीं? नहीं, इसमें हर्ज क्या है, मैंने जल्दी से कहा और बानो की तरफ देखा। वो मीना की तरफ मुतवज्जह थी। हम तीनों बाहर निकले। रोशन अली मेरे करीब आया और सरगोशी के अंदाज से बोला, इत्मीनान रखो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। फिर उसने मुड़कर बानो के कंधे पर हाथ रख दिया। मैं समझा रोशन अली इस आखिरी लम्हे में शायद कुछ जज्बाती हो जाएगा। आखिर बानो उसकी बीवी थी, मगर उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। बानो ने एक बार गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर पर्स से काला चश्मा निकालकर आंखों पर चढ़ा लिया। मैं समझा शायद वो अपने आंसू छुपाना चाहती है, मगर उसका चेहरा भी जज्बात से यकसर आरी था। मैं हैरान था कि उसका शोहर उसे दूसरे मर्द के हवाले कर रहा था। उसका सौदा हो रहा था। वो बेचारी जा रही थी, मगर वो बिल्कुल लाताल्लुक दिखाई दे रही थी, जैसे ये सारी कार्रवाई किसी और के साथ हो रही हो। मैं दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। हाथ बढ़ाकर कार का अगला दरवाजा खोला। बानो चुपचाप मेरी बगल में आकर बैठ गई। मीना का पिंजरा अपनी गोद में रख लिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हाथ उठाकर रोशन अली को अलविदा कहा। रोशन अली भी हाथ हिला रहा था, मगर बानो ने एक बार भी मोड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। वो पिंजरे पर मुंह रखे मीना को पिचकार रही थी। मियाँ बीवी का ये रिश्ता मेरी समझ से बालातर था। चंचोली तक नीम पुख्ता सड़क का फासला तय करने के बाद हम मुंबई गोवा रोड पर आ गए थे। मैंने घड़ी देखी, 5 बज रहे थे। अगर कहीं रुके बगैर सफर जारी रखा जाए तो 9 बजे तक मुंबई पहुंचा जा सकता था। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और कुन अँखों से बानो की तरफ देखा। वो मीना के पिंजरे पर झुकी हुई थी और मीना पिंजरे में लटकते झूले पर उल्टी लटकी हुई झूल रही थी। उसने दुपट्टे के निस्फ हिस्से से अपने कान और सर को लपेट लिया था। बाकी निस्फ हिस्सा उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। ढलते सूरज की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था और कानों में पड़े बूंदे 2 चिंगारियों की माने सुलग रहे थे। आंखों पर स्याह चश्मा हनूज लगा हुआ था। मैंने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करने के लिए कहा, बड़ा प्यारा परिंदा है, कहाँ से खरीदा था? उसने गर्दन तिरछी करके मेरी जानिब देखा और फिर दोबारा पिंजरे पर झुक गई। मुझे इसकी खामोशी गिरा गुजरने लगी। मैंने कदर लगावट के अंदाज में कहा, क्या तुम मेरा नाम भी नहीं पूछोगी बानो? मगर उसकी खामोशी में कोई फर्क नहीं आया। वो उसी तरह पिंजरे पर झुकी रही। मुझे अपनी हद तक सी महसूस होने लगी। मैंने तैश में आकर कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। अब कार हवा से बातें कर रही थी। सामने सड़क पर एक बिडरिया मवेशियों का रेवड़ हाँके लिए जा रहा था। रास्ता तंग था, उसके बावजूद मैं रफ्तार कम के बगैर कावा काट करके आगे निकल गया। बानो पिंजरे समेत मेरी गोद में आ गिरी। मीना पिंजरे में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी और शोर मचाने लगी। मैंने रफ्तार कम फिर भी नहीं की। बानो फिर सीधी होकर बैठ गई। बोली वो अब भी नहीं, अलबत्ता आंखों से चश्मा उतार लिया। मैंने झुंझलाहट कर जोर से ब्रेक लगा दी। गाड़ी चिरचिराती हुई सड़क के किनारे रुक गई। बानो एक हाथ से पिंजरे को सीने से लगाए दूसरे से हैंडल थामे बैठी थी। मैंने चीख कर कहा, तुम बोलती क्यों नहीं? क्या तुम गूंगी हो? उसने जख्मी निगाहों से मेरी जानिब देखा। मीना मुसलसल शोर मचा रही थी। वो कुछ देर उसे पिचकारती रही, फिर अचानक पिंजरे का दरवाजा खोलकर मीना को बाहर निकाला। उसे दोनों हाथों से थाम कर अपने चेहरे के करीब लाई, उसे चूमा और दूसरे ही लम्हे खिड़की से बाहर हवा में उछाल दिया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये क्या किया? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और दूर फिजा में उड़ती मीना को देख रही, जो अब धीरे धीरे एक मुतहरिक नुक्ता बनती जा रही थी। मैं समझ गया था कि बानो भी अब आज़ाद हो चुकी है।